नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग और उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे। और बिना किसी देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं आगे से पढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम संविधान पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले अध्याय में आपको सुप्रीम कोर्ट बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक हमने अध्ययन कर लिया था। आइए आगे हम चलते हैं और हम अनुच्छेद 125 को पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद जो 125 है दोस्त, उसमें क्या है? तो अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्चतम यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, उसको मैंने अच्छे से आपको बताया। आइए आप देखिए 125 में क्या बताया गया है। तो 125 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनका वेतन है, उनके वेतन की चर्चा। उनके क्या है? वेतन की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन की चर्चा है किसमें? तो 125 में है। आप सभी जानते हैं जो सीजेआई होते हैं यानी चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी सैलरी 2,80,000 पर मंथ होती है। ठीक है, प्रति माह इनकी सैलरी होती है। बाकी जो यानी कि एक जो आपका सीजेआई होते हैं, बाकी जो आपका 35 अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी 2,50,000 होती है। 2,50,000 प्रति माह सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। इसको मैंने पिछले जो अपनी वीडियो बनाए हैं उसमें भी बता दिया आपको। ठीक है, तो 125 अनुच्छेद में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी की बात है, चर्चा है उसकी। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? आइए आगे जरा समझिए। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 126 में किसकी चर्चा है? आइए जरा समझते हैं। तो जरा समझिए दोस्त, अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा है? तो यहां कहा गया है यदि यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित हैं, समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो है पद रिक्ति है इसमें। ठीक है, यदि अनुपस्थित है तो एक अलग से जो है आपका न्यायाधीश, जो बाकी जो 33 जो न्यायाधीश बचते हैं, बाकी जो 33 न्यायाधीश जो बचते हैं, उसी में से कोई सीनियर यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि 126 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब अनुपस्थित रहते हैं तो 33 न्यायाधीशों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको मिलाकर हम उसमें 34 न्यायाधीश हो जाते हैं। तो वो अनुपस्थित रहेंगे तो कोई 33 में से अन्य जो सीनियर न्यायाधीश है उसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो है आपका कार्यकारी न्यायाधीश। क्या? कार्यकारी न्यायाधीश आप कह सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा 126 में है। सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश गायब रहेंगे तो 33 में से सीनियर को बना दिया जाता है। क्लियर हुई बात? आगे समझिए, आगे से जरा समझिए अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 में क्या चर्चा है? तो अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज की चर्चा है। किसकी चर्चा है? एडहॉक जज। एडहॉक जज को हिंदी में बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। ये क्या होता है तदर्थ न्यायाधीश? जब सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम हो जाती है तो तदर्थ न्यायाधीश को मतलब हाई कोर्ट से बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ दिन के लिए काम करने के लिए जजों को बुलाया जाता है। और कब होगा? तो जब जो है आपका, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कम होगी, न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जो देश में 25 हमारे हाई कोर्ट्स हैं, 25 क्या है? हाई कोर्ट्स है, वहां न्यायाधीशों को बुला लिया जाता है। बात क्लियर हो रही है आपको? अनुच्छेद 127 ये कहता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए तो हम जो है एडहॉक जज 127 में अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, वो बाकी जो हाई कोर्ट्स बचे हैं, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में, वहां से न्यायाधीश बुला सकता है। वो न्यायाधीश क्या कहलाएंगे? तदर्थ न्यायाधीश कहलाएंगे। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे जरा समझिए अनुच्छेद 128, अनुच्छेद
128, अनुच्छेद 128 में क्या चर्चा है तो समझिए बात। अनुच्छेद 128 में बात की गई है, किसकी चर्चा की गई है, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों की जो है चर्चा है। ठीक है, जब जो है आपका ध्यान रखिएगा, जब आपको एडहॉक जज भी ना मिले, ठीक है, यानी कि 25 हाई कोर्ट से में भी आपको जज नहीं मिल रहे हैं, यहां भी एक भी जज नहीं मिला है, तब आप जो है रिटायर्ड जज को ले आके सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता अनुसार ले आ सकते हैं उनको। ठीक है, रिटायर्ड जज को ला सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त जज की बात करता है। जब सुप्रीम कोर्ट को अगर कोर्ट जो हाई कोर्ट है भारत में वहां भी जज नहीं मिल रहा है, तो जो रिटायर्ड हुए जज है उनसे काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन है। 126 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित है तो 33 जज जो बचे हुए उसमें से एक को सीनियर को बना दिया जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कुछ दिन के लिए। 127 में क्या है, तो एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश, जब सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश संख्या कम होगी तो हम बुला लेंगे हाई कोर्ट से न्यायाधीश, और नहीं मिल रहे हैं हाई कोर्ट से तो 128 में चर्चा है कि सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज है उनको बुला लीजिए। बात क्लियर हो रही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में ध्यान रखिए यहां पर क्या कहा गया है, तो यहां जो है आपका यहां उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कह लीजिए या सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया है, अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। ठीक है, अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। अनुच्छेद 130, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय कहा गया है कौन से अनुच्छेद में, तो 129 में। किसमें, 129 में कहा गया। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है डॉक्यूमेंट कोर्ट, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट कोर्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट कोर्ट क्यों, क्योंकि इनके जितने भी जो है आपका फैसले या निर्णय फैसले होते हैं वो जो है आपका एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है जमा किए जाते हैं। ठीक है, मतलब रखे रहते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है उस पर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय कहा गया है कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 129 अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में, 129 अनुच्छेद में। बात क्लियर हो रही, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए, ये बात क्लियर हुई, यहां तक आपने लिख लिया, फिर से देख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो 129 तक हो गया, 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय कहा गया है। ठीक है, आगे समझिए अनुच्छेद 130, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 130 में कहा गया है, अनुच्छेद 130 में कहा, यहां पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान है कि है कहाँ। ठीक है, स्थान के बारे में चर्चा है, तो ये आप सभी जानते हैं दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में जो है आपका है तिलक मार्ग, एक जगह है तिलक मार्ग, वहां भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थित है। अगर इसको जो है अगर इसमें कोई परिवर्तन करना हो, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से और कहीं ले जाना हो, तो क्योंकि 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान है वो कहाँ है, दिल्ली में है। अगर हमें जो है ये स्थान परिवर्तन यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट को और कहीं ले जाना हो, तब कौन परिवर्तन कर सकता है, तो इसमें जो है आपका सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट जो आपके हैं मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। जरा कमेंट करिएगा कौन जो है सीजीआई, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभी सीजीआई 53 नंबर के नए जो है बने 53 में मुख्य न्यायाधीश, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ, तो आप समझ रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से और कहीं ले जाना है तो सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट की सलाह से ये परिवर्तन किया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है आपको, आगे जरा समझिए। आगे यहाँ पर प्रारंभिक मूल अधिकार है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल अधिकार है, प्रारंभिक मूल अधिकार की चर्चा है यहाँ पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल अधिकार की चर्चा है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में पहले सुनवाई का हकदार है। ठीक है, उसका मूल अधिकार है, प्रारंभिक मूल अधिकार है सुनवाई का। जैसे कि यदि केंद्र राज्य में जो है आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए मामला, ठीक है, या फिर जो है आपका केंद्र के साथ जो है आपका राज्य का हो जाए, दो राज्यों का मामला हो जाए, ऐसे मामले, ठीक है,
या फिर राज्य राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, राज्य राज्य के बीच में डिस्प्यूट। तीनों मामलों में जो है आपका सुनवाई करने का अधिकार कौन रखता है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट रखता है मूल अधिकार, ठीक है। उसका मूल अधिकार, प्रारंभिक मूल अधिकार है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि वो पहले सुनवाई का हकदार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 131 में है, ठीक है। आगे जरा समझिए, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132 में जो है आपका, इसमें अपीली अधिकार है, ठीक है। इसी का सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका कौन सा अधिकार? अपीलीय अधिकार है, अपीली अधिकार, ठीक है। अपील कर सकते हैं, कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है, मामला कोई भी हो, यानी कि केस कोई भी है, केस कोई भी है, उसको हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। ये अपीली अधिकार दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, समझ रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट पास अपीली अधिकार बिल्कुल मिला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? 130वें सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, 131वें सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल अधिकार है, वो किसी भी मामले में पहले सुनवाई का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट का अपीली अधिकार है, कहने का मतलब हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बात क्लियर हो रही बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समझिए, आइए आइए आगे जरा समझिए, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 में क्या है? अनुच्छेद 137 में क्या है समझिए। अनुच्छेद 137 में बताया गया है, न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। किस न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या कह लीजिए पुनरावलोकन, पुनरावलोकन ये क्या होता है सर जी? ठीक है, तो कॉपी चेक करना, समझिए क्या होता है ये कॉपी चेक करना, समझ रहे हैं बात को आप। यानी सुप्रीम कोर्ट देखता है संसद में क्या जो कानून बने वो ठीक ठाक से बने हैं ना, उनका रूल के अनुसार पूरा जो आपका नियम कानून को देखते हुए बनाया गया है ना, प्रोसेस तो ठीक है ना। तो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय, क्या कर, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा किसी भी फैसले कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि संसद ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया, कानून अगर ये संविधान को अगर प्रभावित करता है, संविधान क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है, संविधान प्रभावित करता है, तो ये महोदय यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा लेकर इस संसद बनाए गए कानून को रद्द कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? न्यायिक समीक्षा का मतलब या पुनरावलोकन का मतलब, पुनरावलोकन का मतलब होता है दोबारा, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसलों को भी रद्द कर चुका है कई बार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखता है, पुनरावलोकन कर सकता है, कि मतलब अपने ही फैसले दोबारा जा सकता है, पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है क्या वो संविधान के तौर पर ठीक ठाक कानून बना है कि नहीं बना है, नहीं बना होगा तो उसको खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बात समझ रहे हैं? बात क्लियर हो रही? न्यायिक समीक्षा का मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना, ठीक है। पुनरावलोकन खुद के फैसले को भी जो है वो जांच आ सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो 137 में न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जो है आपका न्याय के दायरे में ला सकता है, ठीक है, मतलब वो संविधान में के तहत बना है कि नहीं बना है, प्रोसेस सही से हुआ है कि नहीं, पुनरावलोकन अपने पुराने फैसलों को भी जो है वो पलट सकता है। बात क्लियर हो रही है ना? देख सकता है दोबारा से जो है आपका, ठीक है ना। आइए जरा समझिए, 137 क्लियर हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका वो चेक करेगा संसद काफी ठीक ठाक है, कानून बनेंगे, नहीं तो रद्द कर देगा। आगे जरा समझिए, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139 इसमें क्या है? तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति है, रिट निकालने की शक्ति दी गई है, रिट निकालने की शक्ति दी गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो रिट निकालने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है 139 अनुच्छेद के अनुसार। आप सभी जानते हैं जो रिट्स हैं वो अनुच्छेद 32 में रखी गई हैं। किसमें रखी गई हैं? अनुच्छेद 32 में रखी गई हैं, और 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट्स हैं, वो अनुच्छेद 32 में रखी गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों को निकालने के लिए जो अधिकार दिया गया है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? 139 में। किस में दिया गया है? 139 में। बात क्लियर हो रही है? अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट को किस में दिया गया, तो ये अनुच्छेद 226 के तहत निकालते हैं। हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत निकालते हैं रिट? 226 के तहत, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? आगे समझिए, आगे समझिए,
अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 में क्या कहा गया, तो यहां कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे, वो सभी न्यायालयों पर, अधिकारियों पर, ठीक है, या फिर कह लीजिए नागरिक पर लागू होंगे। समझ रहे हैं, यानी संपूर्ण भारत में लागू होंगे, संपूर्ण भारत में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे वो संपूर्ण भारत में लागू होंगे, सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, अधिकारियों पर, नागरिकों पर लागू होंगे। ये कहाँ बात कही गई है, 141 में। कहाँ की गई बात, 141 में। आगे समझिए, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कोई गंभीर मामला होगा, गंभीर कोई जो है आपका केस सुनवाई की जा रही, तो उसमें राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय से क्या कर सकते हैं, सलाह। जैसे कोई बहुत गंभीर मामला है या सांप्रदायिक कोई मामला है, जैसे अयोध्या का मामला था, ठीक है, अयोध्या का मामला था, वहां पर अगर चाहते सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति महोदय से सलाह भी ले सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय से सलाह भी ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको। तो 143 कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट गंभीर मामलों में राष्ट्रपति, बहुत जो है आपको जो मामले हैं देश के जुड़े हुए मामले हैं, और कई मामले हो सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा बाध्य नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है बोले कि हमें ये वाली जो है मान लीजिएगा यही, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है, सलाह के लिए कोई राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे जरा समझिए, इस जो है आपका भाग को हम खत्म ही करते हैं, समझिए आगे। अगला जो अनुच्छेद है वह है 148। अगला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 148। 148 में क्या है, 148 में क्या है जरा समझिए। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है, महालेखा परीक्षक की चर्चा है, पद की चर्चा है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है, तो इनके पद की चर्चा है। ध्यान रखिएगा, कौन बनता है इस पद पर, कौन बैठ सकता है, योग्यता क्या होती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनता है, तो एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, ठीक है, एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड IAS ऑफिसर इस पद पे आ सकता है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर इस पद के लिए योग्य होंगे, ठीक है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर इस पद के लिए योग्य होंगे। बात समझ रहे हैं। इनका जो इनकी जो नियुक्ति शपथ कह लीजिए, या फिर त्याग पत्र, ये सब किसके हाथ में है, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। ये सब मामले किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। यानी CAG को अगर नियुक्त करना है, भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की नियुक्ति प्रोसेस में नियुक्त करना है उसको, ठीक है, शपथ दिलाना है, त्याग पत्र जो है आपका देना, सब राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ये बात है कि जो नियुक्ति होती है ये किसकी सलाह पर होती है, तो सलाह ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति CAG की होती है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। और इनका जो कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। यानी कि 6 साल अपने पद पर रहेंगे या अपनी उम्र 62 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है, 62 वर्ष तक रहेंगे, यानी कि 61 में बने तो 62 तक ही रहेंगे, या फिर जो है आपका 6 वर्ष रहेंगे। बात क्लियर हो रही है। कार्यकाल, ठीक है। इनको अगर हटाना है, इनको मान लीजिए इनके पद से हटाना है, तो इनके ऊपर कदाचार का मुकदमा चलता है। क्या चलता है, कदाचार का मुकदमा चलता है, समझ रहे हैं, कदाचार का मुकदमा चलाया जाता है इनके ऊपर। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी CAG जो है आपका पद है, वो पद के लिए उम्मीदवार जो योग्यता रखता है वो एक
सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर, ठीक है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। त्याग पत्र शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनका जो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। और इनको जो वेतन मिलता है, इनको जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। 2,80,000 पर मंथ, प्रति माह ये सैलरी होती है इनकी 2,80,000 कैग की। किसकी? कैग की। तो बात इनके पद की चर्चा 148 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा 148। बाकी इनके कार्य के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके कार्य के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। समझिए इधर, अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें, समझिए ये जो आपका मैंने अभी पढ़ा है तो ये पद के बारे में पढ़ा है। अगर हम बात करें इनके कार्य की तो वह अगले अनुच्छेद में बात की गई है। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 में सीएजी का कार्य है, ड्यूटी है, ठीक है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या है? कार्य है। इसमें कार्य की बात की गई, इसमें कार्य की बात की गई, यानी ड्यूटी की ड्यूटीज क्या है। तो इनकी ड्यूटी क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार प्लस एनजीओ या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, पीएसयू कंपनी है, जैसे कि पीएसयू कंपनी में जैसे आता है गेल आता है, सेल आता है, ये सब जो कंपनी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी, ये पीएसयू कंपनी है, ठीक है। तो इन सब का क्या करना? ऑडिट करना, इन सब का जो है लेखा जांच करना, ये सब काम किसका है? तो सीएजी का है। इनकी ड्यूटी क्या है इनका, यानी कोई पूछे सीएजी का कार्य क्या होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, तो केंद्र सरकार में कितना पैसा खर्चा हुआ है, कितना आया है, ठीक है। राज्य सरकार में कितना पैसा खर्चा हुआ है, और एनजीओ, जो बड़े बड़े एनजीओ काम करते हैं, विदेशों से पैसा आता है जिनमें, वो क्या किए हैं। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है गेल सेल, ये कितना पैसा खर्चा करती है। तो मुख्यतः ये है कि सरकार जितनी पैसा खर्ची करती है, भारत में कहाँ पैसा आ रहा है, ये सब ड्यूटी जांचना किसका काम है? तो ये काम है सीएजी का। किसका काम है? सीएजी का काम है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 कहा गया है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा है, यानी कि रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, रिपोर्ट सौंपने की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है? तो ध्यान रखिएगा, सीएजी जो है आपका रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, राज्य में राज्यपाल महोदय को, राज्य में राज्यपाल महोदय को, राज्य में राज्यपाल महोदय को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है उपस्थित करवा देते हैं दोनों सदनों में, सदन में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा के, है ना। और इधर ध्यान रखिए कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, ताकि इस पे चर्चा की जा सके, ठीक है। या फिर विधान परिषद यदि है तो, विधान परिषद यदि है तो उनके सभापति को। बात क्लियर हो रही है? यानी सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी पूरे भारत में कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना सरकारों ने खर्चा किया है, वो जो रिपोर्ट तैयार होगी दोस्त, वो रिपोर्ट को जो है आपका केंद्र में, जो है आपका केंद्र में कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति के पास। और राज्यों, जो हमारे 28 राज्य हैं, वहां कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। तो राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति को मतलब प्रोवाइड हो जाती है वहां पर चर्चा के लिए। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद यदि राज्य में है तो सभापति महोदय को प्रोवाइड हो जाती है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो ये सीएजी जो रिपोर्ट है उसका सौंपना किसको सौंपता है? सभी प्रक्रियाएं कहाँ? 150 अनुच्छेद में, ठीक है। आगे समझिए इधर, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 जो है आपको बताया गया है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच जो आपका करती है, वो कौन करता है? तो समिति करती है, लोक लेखा समिति। कौन समिति? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है।
और आपको पता ही होना चाहिए कि ये शब्द भारत की सबसे पुरानी समिति है, भारत की सबसे पुरानी समिति है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। लोक लेखक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से, है ना। और लोक लेखा समिति में विपक्ष का सदस्य, विपक्ष के नेता भी शामिल किया गया 1967 में। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ये लोक लेखा समिति का काम ही क्या है? कैग की रिपोर्ट, यानी सरकारों ने जितना पैसा खर्चा किया उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? तो यहां से जो है आपका ये पूरा भाग 5 जो कि संघ है, भाग 5 जो संविधान का था, ये कहां तक था? तो आपको मालूम है ये 52 से लेकर 151 तक था, जिसका नाम क्या था? संघ। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर यहां से क्लोज होता है। ये जो है आपका, ये जो संविधान का भाग था यहां से खत्म होता है। ठीक है, अगले भाग में राज्य की चर्चा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी इसको पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।